नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों विधानसभा के सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कुछ सवाल ऐसे पूछ लिए जा रहे हैं जो सरकार को पशुपेश में डाल दे रहे हैं, पर पशुपेश में इसलिए नहीं डाल दे रहे कि वो सवाल बहुत तीखे या घोटालों से जुड़े हैं। ये तथ्य तो है ही। सवाल इसलिए भी और ज्यादा कड़वे हो जा रहे हैं क्योंकि ये अपने पूछ रहे हैं। अजय चंद्राकर लगातार सरकार से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि लग रहा है कि विपक्ष कहां है। विपक्ष से अच्छी फील्डिंग जो है वो तो अजय चंद्राकर कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और अजय चंद्राकर के सवाल बहुत जायज भी हैं, जनता से जुड़े भी हैं। ऐसे नेताओं को लेकर के जनता को खुश होना चाहिए क्योंकि वो अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में जो सामान खरीदी है उसको लेकर के सवाल पूछ लिया। करीब 380 करोड़ के इस घोटाले को लेकर के उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को बुरी तरह से घेर लिया। श्याम बिहारी जायसवाल जब जवाब दे रहे थे तो बीच में कुछ हंगामा भी हो गया और अजय चंद्राकर जी ने कहा कि आप भाषण मत सुनाइए, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए कि 380 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो गया, तब जबकि कुछ खरीदने की इजाजत ही नहीं थी। मतलब जहां कोई खरीदने की इजाजत ही नहीं कर्मचारी अधिकारियों को, वहां 380 करोड़ का घोटाला कर लिया। आप सोचिए अगर कुछ उनके 500-1000 करोड़ उनके पास होता तो वो क्या कर लेते। और उसके बाद झुंझला करके मंत्री जी कहते हैं कि क्या मैं फांसी तो हम चढ़ा नहीं सकते। अब जिन्होंने गड़बड़ी की उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि जो गड़बड़ी कर रहे थे जांच के लिए, जब पूछा गया, जब हमने जांच करवाई तो बाद में हमें पता चला कि जो जांच करने वाले लोग हैं वो भी उनसे मिले हुए हैं जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। इसलिए हमने ईओडब्ल्यू को मामला सौंप दिया है और अब वहां जांच जारी है। और आपको पता है जांच जारी होती है तो नतीजे क्या होते हैं। दूसरा बड़ा सवाल महत्वपूर्ण पूछ लिया भूपेश बघेल जी ने पीएम आवास को लेकर के। लगातार उनकी सरकार के बारे में कहती रही बीजेपी कि उनके समय में पीएम आवास के मकान नहीं बने, और आज कुछ तथ्यों को लेकर ऐसी चीजें सामने आ गई कि भूपेश बघेल ने कह दिया कि अब तो मान लीजिए, विजय शर्मा जी से डिप्टी सीएम से वो कह रहे हैं कि हमारे समय में 11 लाख मकान बने हैं, क्योंकि आपके तथ्य बताते हैं, आपने जो जानकारियां दी है उसी में निकल कर आ गया। इस मुद्दे को लेकर के भी गर्मागर्म बहस हुई है। तो क्या विधानसभा में वाकई में सरकार पर हो रहा है अपनों का घात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं नेता इसको लेकर के। श्याम बिहारी जायसवाल जी क्या कह रहे हैं और विजय शर्मा क्या कह रहे हैं आज के हंगामे को लेकर। सीजीएमएससी के नियम में या स्वास्थ्य विभाग के किसी नियम में पैसा नहीं है और खरीदा जा सकता है क्या? और ऐसी खरीदी की गई तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कौन खरीदा और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब गड़बड़ियों के चलते इतिहास का आपसे गड़बड़ियों की जांच। जो मशीन या रिएजेंट है उसको रिसीव भी कर लिया सीजीएमएससी के अधिकारियों ने। अब उसके बाद जो पार्टी है बोलते हैं कि उनका दोष है। उनका जो भी दोष होगा एसीबी जांच कर रही है, लेकिन ये टोटल घटना में सिर्फ एक पक्ष को देखा जा रहा है कि जो सप्लायर है उसको। टोटल वो जबरदस्ती कोई सप्लायर सप्लाई नहीं कर सकता। उसका उद्गम कहां से है, कैसे हुआ, यहां तक एजेंसी को जाना चाहिए। मेरा विषय यह था। उसके ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा किया था और इन 2-2.5 महीने के अंदर ही उस पर हमने जांच भी चालू कर दिया, उस पर कार्यवाही भी चालू कर दिया। और आप देखेंगे कि जो मोक्षित कॉरपोरेशन का जो डायरेक्टर है वो अभी जेल में है। 15 अधिकारियों को हम लोगों ने अपनी विभागीय एनओसी दे दिया उनकी जांच के लिए, पूछताछ के लिए, और उसमें जो भी दोषी होंगे ईओडब्ल्यू उस पर जांच करेगी। जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई, लेकिन कमेटी में भी अधिकांश ऐसे लोग थे जो उस समय उस खरीदी मामले में उनकी संलिप्तता थी। इसलिए जवाब और उसका जांच रिपोर्ट जो है समय पर वो सही नहीं आया। तो मंत्री जी मान रहे हैं कि जो जांच कमेटी थी उसमें भी वो लोग थे जो खुद ही शामिल थे उस घोटाले में, इसलिए जवाब और जांच जो है वो सही नहीं हो पाई, इसलिए अब ईओडब्ल्यू को मामला दिया गया है। सदन के अंदर किस तरह से अजय चंद्राकर ने अपने ही मंत्री जी को घेर लिया, बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के मंत्री के साथ किस तरह से बात की, जरा सुनिए। सीजीएमएससी के नियम में या स्वास्थ्य विभाग के किसी नियम में पैसा नहीं है और खरीदा जा सकता है क्या? और ऐसी खरीदी की गई तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कौन खरीदा और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
इन्हीं सब गड़बड़ियों के चलते इतिहास का आपसे गड़बड़ियों की जांच में बात मैं जो इसमें मैं हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं आपसे। अरे आप जानना क्या चाहते हैं? हमने ईओडब्ल्यू जांच को दिया आदेश जांच तक तो बाद में, और इसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ हमने एनओसी दिया है। आपने बहुत अच्छा किया। इससे बड़ा बृहद क्या हो सकता है? आरोपी जो फर्जी के अभी जेल में है, इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? मैं जो सरकार आने के साथ हमने 1 महीने में जांच कराई। भाषण मत दीजिए, प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं। मैंने पूछा है आपसे कि जो पैसा नहीं होने के बाद खरीदा गया, आपके नियमों में है क्या ऐसी खरीदी हो सकती है? और यदि नियमों में नहीं है तो उस कौन अधिकारी ने ऐसा किया, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? ये पूछा हूं। आपने 25 लोगों को जेल में डाला है, 40 की, ये इससे मतलब नहीं। मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है, उसमें उत्तर चाहिए मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मामला बड़ा बृहद रैकेट के रूप में किया गया। ये नियम में नहीं है कि बिना आवंटन के खरीदा जाए, परंतु हेल्थ एक ऐसी व्यवस्था है कि कभी कभी कुछ मात्रा में उसको, कुछ मात्रा 385 करोड़ की नहीं हो सकती माननीय अध्यक्ष महोदय। कुछ मात्रा 300। बैठिए, सुन तो लीजिए, जवाब सुनिए। अभी महोदय मेरी जवाब को पूरा सुन लिया जाए, माननीय पूरा जवाब सुन ले। देखिए, अजय चंद्राकर जी ने बहुत सीधा सवाल पूछा था कि बिना बजट के क्या खरीदी हो सकती है, ये नियम है क्या, बता दीजिए। मंत्री जी थोड़े दाएं बाएं हुए, लेकिन वो वापस लेकर के आए। अजय चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ विधायक है, मंत्री रहे, वो जानते हैं कि कैसे अपने सवाल का जवाब लेना है। और उन्होंने पूछा कि जिन अधिकारियों ने ये इजाजत दिया, ये काम किया, उन पर क्या कार्रवाई हुई है, तो उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। उधर भूपेश बघेल जी जो हैं वो भी घेर चुके हैं सरकार को और कह रहे हैं कि अब तो बता दीजिए कि 11 लाख मकान हमारे समय में बने थे, क्योंकि आपके रिकॉर्ड ये कह रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं और उस पर किस तरह से पलटवार हो रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, अभी इस मामले में आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया और इसके पहले माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने भी प्रश्न किया था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े में बड़ा अंतर है। जहां 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण में आपने 0 बताया और वहीं मुझे जो उत्तर दिया है उसमें 47,728 बताया, और वहीं आपने जो 2023-24 में फिर जो आंकड़े हैं वो 0 आपने बताया, जो आर्थिक सर्वेक्षण है। मुझे जो आपने उत्तर दिया है उसमें 1,09,489 बताया है, और 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण में जो पूर्ण आवास है केवल 6 बताया है। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी जो उत्तर आपने दिया है उसमें 13,000 है। भैया 28 तारीख को जो उत्तर आया 13,170, और मुझे जो उत्तर आपने दिया है 1,65,620। ये कौन सा आंकड़े सही है अध्यक्ष महोदय? वो वित्तीय वर्ष के आधार पर वेबसाइट में उपलब्ध था, प्रोग्राम सारे थे, लेकिन उसको महीनों में बांटकर, जिलों में बांटकर, उस वर्ष के आधार पर जैसा प्रश्न हुआ था उस प्रश्न के आधार पर इसको बनाया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए उनको आंकड़ों में ये लग रहा होगा कि वहाँ आंकड़े कैसे हैं और यहाँ आंकड़े कैसे हैं। ये वर्ष के आधार पर है, वो वित्तीय वर्ष के आधार पर है, और वर्ष के आधार पर जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल स्थापित आंकड़े हैं और समझने के लायक है कि इसमें कथा भी बहुत बड़ी है माननीय अध्यक्ष महोदय। वो कथा ऐसी है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के गरीब जिनके आवास रुके हुए थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद जो आवास बने हैं वो भी हम लोग ध्यान में है। आइए देखते हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे। स्वास्थ्य विभाग में खरीदी में हो गया 385 करोड़ का घोटाला, सरकार को अपने ही विधायकों ने घेर डाला। मंत्री बोले अफसरों को सूली पर नहीं लटका सकते, जिनसे जांच कराई वो खुद घोटालेबाजों से थे मिले। भूपेश बघेल बोले बीजेपी का झूठ हुआ उजागर, हमारे कार्यकाल में बने 11 लाख पीएम आवास के घर। 385 करोड़ के घोटाले, पीएम आवास पर घिरी सरकार, बघेल चंद्राकर के वार कितने असरदार। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में ये जो सदन के अंदर हो रहा है ये लोगों के दिलों के अंदर भी असर करेगा। लोगों के अंदर इन सवालों को लेकर सरकार की जो इमेज है क्या उस पर कोई असर होगा। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धनंजय ठाकुर साहब आपके पास आता हूं। धनंजय ठाकुर जी, देखिए आप लोग तो खैर घेर ही रहे हैं, लेकिन अजय चंद्राकर जी जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, मतलब आपको तो धन्यवाद देना चाहिए उन्हें। वो तो तथ्यों पर और सरकार को ऐसी जगह पर लाकर के कह रहे हैं ना कि घेर रहे हैं जहां पर बचने का मौका नहीं मिल रहा, और जिस तेवर से घेर रहे हैं वो भी हम देख करके बड़े आश्चर्यचकित हैं कि भाई इस तरह से अपने ही मंत्री को, अपने ही विधायक बातचीत कर रहे हैं, उस तरह से घेर रहे हैं। लेकिन
ये जो मकानों को लेकर आप पीएम आवास के आवासों को लेकर के जो गड़बड़ी झाड़ा दिख रहा है वो है क्या, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए बिलास जी, अगर विपक्ष सवाल करे, विपक्ष आवाज उठाए, तो भाजपा के नेता और सरकार के लोग कहते हैं विपक्ष का काम है आवाज उठना, उनको जनता के हित में के काम और सरकार के काम अच्छे नहीं लगते। यहाँ तो आज सदन में देखा गया है, सत्ताधारी दल के ही विधायक अपने मंत्री से हाथ जोड़ रहे हैं जवाब मांगने के लिए, सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब मंत्री गोल गोल जवाब दे रहे हैं, संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, मंत्री खुद कह रहे उस कमेटी में शामिल लोग भी भ्रष्ट थे, उस गड़बड़ियों में शामिल थे। आपकी सरकार के समय की है जांच समिति। देखिए शुरू हुआ नहीं है, तिलमिलाहट शुरू के सुन तो नहीं, वो आपकी सरकार के समय के। देखिए अभी आज ही मैंने शुरू ही किया है, यही हालात जो है पूरे सदन में देखने को मिल रहा है। विजय शर्मा जी से पूछा गया प्रधानमंत्री आवास के आंकड़े, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कुछ और बोलते हैं, पंचायत मंत्री कुछ और बोलते हैं, इनके ही एक नेता पुन्नूलाल मोहल्ले जी कुछ और बोलते हैं। पहले मिल के बैठ के तय कर लेते कि सदन में झूठ कैसा बोलना है, कम से कम आंकड़े कम से कम झूठे इनके आंकड़े एक साथ तो आते ना। और आज इनका झूठ जो है जनता को भी उजागर हो गया है। ये लाख विज्ञापन लगा ले कि हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बता रहे हैं 2023-24 में इनकी सरकार बनने के बाद शून्य आवंटन है। पुन्नूलाल मोहल्ले जी बता रहे हैं मात्र 13,000 मकान बने हैं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बता रहा है कि मात्र 6 मकान बने हुए। तो ये तो विज्ञापन वाली सरकार है और इस सरकार को उनके ही लोग घेर रहे हैं। ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि सरकार में शामिल विधायक ही सरकार के कामों से असंतुष्ट हैं और मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है। जनता तो पहले हाथ पर जोड़ रही थी, अब सदन में भी इनके ही विधायक हाथ पर जोड़ रहे हैं। ये तो बड़ी अराजक स्थिति निर्मित हो गई है। और गोल गोल बात करने के बाद आज जिस प्रकार से दोनों मंत्रियों की फजीहत पूरी जनता ने देखा है टीवी स्क्रीन पर कि मंत्री है, जिम्मेदार है, टीवी में भाषण देना, बाइट देना तक सीमित है, विभागीय काम की जानकारी नहीं है, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है सुरानी जी, देखिए लगातार अजय चंद्राकर जी जो हैं वो अच्छा घेर रहे हैं आपको, तो एक हमारे लिए छत्तीसगढ़ की जनता के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा विधायक है जो अपनी सरकार से कठिन और कड़े सवाल पूछ रहा है, पर एक पार्टी के लिए, एक सरकार के लिए कतई अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो पूछ रहे हैं उसके जवाब संतोषजनक मिल भी नहीं पा रहे हैं। ये भी बड़ा सवाल है। वो पूछ कुछ रहे हैं और मंत्री जी जवाब कुछ दे रहे हैं, तो ये घोटाला हुआ। चलिए आपने बोल दिया कमेटी कांग्रेस ने बनाई, वहां भी समझ में आ गया, लेकिन 1.25 साल हो गया सर, अभी तक आपने दोषी अधिकारी पर कार्रवाई क्या की? वो सीधा पूछ रहे हैं तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि घोटाले वो कर रहे थे, तो आप अभी तक क्यों खामोश हैं? फिर मंत्री जी कहते हैं कि सूली पर नहीं लटका सकते, तो सूली पर लटकाने का काम तो अदालत का, आप अदालत की चौखट तक उनको ले जाकर के छोड़िए ना कि ये साहब हैं, इन्होंने घोटाला किया। 1.25 साल बहुत लंबा समय होता है जांच करने के लिए। नहीं, निश्चित रूप से अभिलाष जी, ये जो 385 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं है जी, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार का है। और जांच समिति भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी और उन्हीं लोगों को शामिल किया था जिनके ऊपर ये छींटे जाते थे भ्रष्टाचार के। अब जांच क्यों नहीं हुई, या अजय चंद्राकर जी सदन में बात उठाते हैं? देखिए, वो विधायक हैं, जिम्मेदार विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज है। वे अगर अपनी बात को विधानसभा में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? ये इसको पार्टी विरोध के नजरिए से न देखा जाए या मंत्री को घेरने के उद्देश्य से न देखा जाए, बल्कि मंत्री को प्रेरित करने के लिए भी प्रश्न लगते हैं कि आप उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिनको भूपेश बघेल सरकार ने बख्श दिया था। ये उसके पीछे मंशा हो सकती है। मेरी बात नहीं हुई है अजय जी से, लेकिन समय समय पर जो मैं स्वयं भी विधायक रहा हूं, जनता से जुड़े मुद्दे विधायकों को रखने की छूट होती है और पार्टी की तरफ से कोई उसमें पाबंदी नहीं होती है। कई बार मंत्रियों को जागरूक करने के लिए, मंत्रियों से जांच कराने के लिए, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करने के लिए निश्चित रूप से आवाज उठती है और वे प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। और उसमें कोई बुराई नहीं है कि अजय चंद्राकर जी ने अगर कोई बात रखी, लेकिन उजागर तो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को ही किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे थे,
कितने लोगों को उन्होंने मकान दिया था, ये बात कितनी भी कर ले, सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात कर ले, चाहे कोई आंकड़े उठा ले, आज भी अगर हम बजट को देखें तो 8,600 लगभग करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में रखा है। 18 लाख मकान हमारे पहले कैबिनेट ने स्वीकृत किए। लगातार निर्माण चल रहा है प्रधानमंत्री आवास का। भूपेश बघेल जी ने तो केंद्र की राशि वापस कर दी थी। भूपेश बघेल जी क्या नैतिकता से बात करेंगे? ठीक है सोनानी जी, मैं आ जाता हूं धर्मेंद्र जायसवाल जी। ये जो अजय चंद्राकर जी ने जो सवाल पूछे हैं कि भाई ठीक है आपने घोटाला पकड़ लिया, कांग्रेस के जमाने का था जो भी था, लेकिन उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई? वहां पर वो चीजें ऐसा लगा कि गोलमोल कर दी गई। क्या सरकार के पास सीधा जवाब अभी तक नहीं? इतना लंबा समय, क्या ये जायज है कि इतना लंबे समय तक सरकार, मुख्य जो लोग हैं जिनकी निगरानी में सब कुछ हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये बताने में भी प्रदेश को और सदन को अगर वो अक्षम है तो फिर तो सवाल उठेंगे ही ना। देखिए, पिछली सरकार के कार्यकाल में ये सारा मामला हुआ था, रीएजेंट खरीदी का मामला 385 करोड़ का, लेकिन पूरे सीजीएमएससी के घोटाले की भी तो बात ही नहीं हो रही है। सीजीएमएससी में जो खरीदी हुई है, यदि उसके पूरे मामले की बात होगी तो ये 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का जाएगा। अभी न कांग्रेस इस पर बात कर रही है, ना भारतीय जनता इस पर बात कर रही है। अभी केवल एक मामले को लेकर के सदन में चर्चा हो रही है। पिछले सरकार के कार्यकाल में ये जो गड़बड़ियाँ हुई थी, खरीदी में जो घोटाला हुआ था, उसकी सरकार के आते ही जांच कमेटी बनी। उस जांच कमेटी ने सरकार को गुमराह किया। ये बात आज मंत्री जी ने सदन में कही और काफ़ी हद तक उनके बात में सच्चाई भी है कि मंत्री ने जो बात आज सदन में कही वही परिस्थितियां लगभग निर्मित हुई। लिहाजा मामला ईओडब्ल्यू को सौंपा गया है। आज जो बात अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं वो अभी संभव नहीं है। यदि मामला ईओडब्ल्यू को चला गया है, ईओडब्ल्यू की जाँच कर रही है, तो साथ साथ विभागीय जांच नहीं हो सकती, विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। दो में से एक ही जांच हो सकती है, या तो आपराधिक जांच मामले की जांच होगी या विभागीय जांच के मामले होगी। ये नियमों के अंतर्गत दोनों जांचें एक साथ नहीं हो सकती थी। तो ईओडब्ल्यू को जांच सौंपा गया है। उसमें जो सप्लायर है उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो इस समय जेल में है। कल और परसों में 2 बड़े अफसरों को जो इस घोटाले के दौरान वहाँ पदस्थ रहे हैं, आईएएस भीम सिंह और आईएएस चंद्रकांत वर्मा, उन दोनों से 10-10 घंटे की पूछताछ हुई है। लेकिन ये क्रम रुके ना, इसकी चिंता सरकार को करनी होगी कि तमाम जो घोटालेबाज अफसर रहे हैं, जिनकी इस घोटाले में संलिप्तता रही है, वो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। उनके खिलाफ चार्जशीट में वो जो सबूत इकट्ठे किए जाने चाहिए वो किए जाएं और उनके खिलाफ चालान पेश हो और उन पर मुकदमा चले और अंततः जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो आना चाहिए। तो ये कार्रवाई सरकार को करनी है, सरकार को इसकी मॉनिटरिंग करनी है। सरकार अभी जो बात कर रही है कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो ये इस सरकार की नाकामी का हिस्सा है कि जब तक ईओडब्ल्यू की जांच नहीं हुई थी तब तक सरकार के पास विकल्प था कोई इस मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच समिति से करा करके उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई स्टेब्लिश कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब नहीं किया जा सकता। जब तक ईओडब्ल्यू की जांच पूरी नहीं हो जाएगी या कोई फाइंडिंग नहीं आ जाती है, तब तक अब दूसरी जांच शुरू नहीं की जा सकती। अजय चंद्राकर जी इस बात को आज सदन में बार बार पूछने की कोशिश कर रहे थे। वो ये प्रयास कर रहे थे कि इसमें मोक्षित कारपोरेशन की कोई गलती नहीं है, उसको सप्लाई का ऑर्डर मिला, उन्होंने सप्लाई किया, उसका उन्होंने पेमेंट लिया है या पेमेंट लेना चाहते थे। तो ये बात पूरी उसमें सच नहीं है। सच्चाई ये है कि उसका पूरा एक रैकेट काम कर रहा था, पूरे उसको लेकर के जो पूरे विभाग में रायता फैला हुआ था उसका एक पार्ट है ये। तो वो सारा कुछ अब ईओडब्ल्यू की जांच में सच सामने आएगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। देखना ये होगा कि ईओडब्ल्यू की तत्परता जांच करती है, इतने सच्चाई सामने आती है, कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं और किन किन अधिकारियों की जिनकी भागीदारी रही है उनको इसमें सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है धनंजय जी, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी के साथ था, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारी लाइमलाइट जो है वो अजय चंद्राकर लूट कर ले जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या आपको लग रहा है कि किस तरह से आप तमाम चीजें जो हैं जनता के हित के मुद्दे उठाएगी सदन में कांग्रेस, और दूसरा ये है कि जो जवाब मिल रहे हैं उससे कितने संतुष्ट हैं आप? जवाब कहाँ मिल रहा विलास मिश्रा जी? जी आप देखें ना, पंचायत मंत्री से पूछा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कुछ और कह रहे हैं, हाँ। आप जो जवाब दे रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं, जो सदस्यों को जवाब प्रस्तुत किया गया है वो आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। तो इनके पास जवाब कहाँ है? ये तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको तो ईमानदारी से, क्योंकि सदन जो होता है वहाँ पे सरकार के कामों का लेखा जोखा रहता है, वहां तो आप झूठ नहीं बोल सकते। कोई मंच तो नहीं राजनीतिक भाषण का कि आप मंच में भाषण देकर जनता को गुमराह कर लेंगे या आंकड़े को छिपा लेंगे या विज्ञापन लगाकर श्रेय ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। और सारे आजकल लाइव प्रसारण होते हैं,
वहां तो जनता के बीच में स्थिति स्पष्ट हो गई ना कि किस प्रकार से पंचायत मंत्री के पास कोई जवाब ही नहीं रहा है। पूछा गया कि 11.5 लाख आवास 23 तक बने थे, ये आंकड़े सरकार ही दे रही है, फिर आप कैसे झूठ बोले कि हमने आवास नहीं बनाया। आपने 18 लाख आवास देने का वादा किया, तो क्या 11 लाख आवास को छोड़कर 18 लाख आवास देंगे? इनका भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। और जिस प्रकार से आज अजय चंद्राकर जी ने पूछा कि जो खरीदी हुई थी जिसमें घोटाले की जिक्र हो रहा है, तो क्या बिना आवंटन के वो खरीदी हो सकती है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? तो मंत्री ने स्वीकार किया कि बिना आवंटन के ऐसी खरीदी नहीं हो सकती है। और जब खरीदी हुई तो आचार संहिता लगा था शायद, और पेमेंट बाद में भुगतान हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, मंत्री जी जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, और एक विभाग का मसला स्वास्थ्य विभाग का, वहाँ किस प्रकार से अधिकारी मनमानी करते हैं, किस प्रकार से गुमराह किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है इस घटना आने के बाद सारे विभागों में इस प्रकार की जांच होनी चाहिए कि कौन कौन विभाग में अधिकारी सरकार को गुमराह कर या जनता के पैसे का दुरुपयोग करके या अनावश्यक वस्तु खरीद के जो सरकार को चूना लगा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जाता है। और जो भ्रष्ट लोग जिन पर आरोप लग गया है उस पर आप कार्रवाई करें, कब तक आरोप लगा के बसते रहेंगे? और मंत्री जी, जैसे सुंदरानी जी ने कहा ना कि कभी कभी विधायकों को, मंत्रियों को जागरूक करने के लिए सवाल पूछना पड़ता है, आप समझ सकते हैं शायद सरकार नहीं है तो सोई हुई सरकार है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं श्रीचंद सुंदरानी जी के पास। सुंदरानी जी, देखिए मकानों को लेकर के भी जो तथ्य आ रहे हैं, उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि कहाँ तो आप सर्वे में 6 बताते हो और फिर सीधे बघेल जी को 1,65,000 बता देते हैं, मोहले जी को 13,170 मकान बता देते हैं। तो एक साल में इतना डिफरेंट जो डेटा आ रहा है उसको लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरा ये है कि जांच करने की जिम्मेदारी अब आपके पास है, घोटाला हो गया सब पता है, और उसके बाद भी अगर अब आप कहेंगे कि अब हमने ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी और एनओसी दे दिए, तो एनओसी देने से क्या सरकार का काम पूरा हो जाता है? और मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया कि हम फांसी पर नहीं लटका सकते अधिकारियों को, क्या ये अपरोक्ष रूप से भ्रष्टाचारियों को शय देने वाला बयान नहीं हो जाता कि एक मंत्री ये कह दे? बल्कि मंत्री को तो यह बोलना चाहिए कि हम जिस हद तक जाएंगे पर भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाएंगे। एक मंत्री अगर सदन के अंदर खड़ा होकर के ये लाइन बोल देता है कि हम किसी अधिकारी को फांसी पर नहीं लटका सकते, वो भी उनको जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, तो ये अपरोक्ष रूप से उन्हें उनका मनोबल बढ़ाता है जो करप्शन करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात अजय चंद्राकर जी ने पूछी है, और मंत्री जी ने भी यह बात कहा कि हम उनको फांसी पे नहीं लटका सकते क्योंकि हमारे पास ये अधिकार थोड़ी है, ये काम न्यायालय का है कि तो फांसी पे लटकाना। मेरा सवाल तो वही है कि उन्होंने कार्रवाई की बात कही तो फांसी पर नहीं लटका सकते, मंत्री जी को बोलने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने तो बोला नहीं था कि फांसी पर लटका दो, वो पूछ रहे थे कार्रवाई हुई कि नहीं। अभिलाष जी, अगर ईओडब्ल्यू को मामला सौंपा गया है तो इसका मतलब सरकार गंभीर है इस मामले में कार्रवाई करने की। ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसी जांच अगर कर रही है तो आवश्यकता, इसके बाद जांच की और क्या आवश्यकता पड़ती है या कार्रवाई की? ईओडब्ल्यू कार्रवाई करेगा ना, स्वतंत्र है ईओडब्ल्यू। अगर उसमें तथ्य हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई तो की गई ना, कुछ तो जेल में है ना, तो जो और कार्रवाई होनी है वो भी होगी, ईओडब्ल्यू के माध्यम से होगी। ठीक है, सरकार ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है ना। ठीक है, धनंजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या लीजिए, फिर मैं जायसवाल जी के पास आता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूँ विलास जी, जब मंत्री कह रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट में जो शामिल लोग भी भ्रष्ट में इस आचरण में शामिल थे, और मंत्री के पास और सरकार के पास ये दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है कि गड़बड़ी कार्रवाई करे तो फिर आलोचना करते हो आप। सुन लीजिए ना, ईडी आपके पास आए तो आप आलोचना करो, आपके ऊपर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो तो आप आलोचना करते हो और आप बताते हो आप ही के सरकार का तो भ्रष्टाचार है। क्यों नहीं जवाब देते? 385 करोड़ जब पैसे नहीं थे तो क्यों ऑर्डर दिया गया? सुनो तो जवाब तो दूंगा ना, सुनोगे ना? कब तक मोदी की तरह सदन से भागोगे? कब तक शायद जी की तरह झूठ बोलोगे? ना कब तक पाप छुपाओगे? धनंजय जी पॉइंट पर आइए। ठीक है, पॉइंट पे आऊंगा ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ अभी तक जिन अधिकारियों पे आचरण लगा है वो तो सारे के सारे विभाग में काम कर रहे हैं। आप उनको टर्मिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर कार्यवाही भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप जिस प्रकार से जिक्र किए हैं अभिलाष जी कि आप फांसी पर नहीं लटका सकते, तो भ्रष्टाचारियों का संरक्षण है, और भाजपा का चरित्र भी है भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देना, पार्टी में शामिल करके मोदी वॉशिंग मशीन से धोल देना, तो समझ सकते हैं।
आप लोगों को तो मोदी जी का इतना भय सताता है कि सपने में भी मोदी जी दिखते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए मैं जायसवाल जी के पास जायसवाल जी के पास आने दीजिए प्लीज। गरीब जनता को भी अत्याचार दिखता है जब चूल्हा बैठते हैं, जायसवाल जी के पास आने दीजिए। धनंजय ठाकुर साहब, सुंदरानी जी प्लीज। अरे इतना नाम भगवान का जप लेते ना, जितना मोदी जी का नाम जपते हो, ये तो आपके मंत्री जप रहे थे मोदी मोदी मोदी। ठीक है, आपके मंत्री जो सुंदरानी जी ठाकुर साहब, ठीक है, मैं जरा जायसवाल जी के पास आ जाता हूँ। टू द पॉइंट वापस आते हैं, ऑन टू द पॉइंट आ रहे हैं सर, प्लीज वापस। नहीं पटेगा सर, बैक टू द ट्रैक आ रहे हैं हम। धनवेंद्र जायसवाल जी, दो सवाल है मेरा ये कि एक मंत्री जी से जब पूछा गया तो वो इतने इरिटेट हो गए, उन्होंने कहा हम फांसी पर थोड़ी लटका सकते। तो ये बोलना क्या आपको लगता है कि अपने ही विधायक से, वो भी विपक्ष के विधायक नहीं थे, तो इससे कहीं ना कहीं एक बल मिलता है? दूसरा, आप कह रहे हैं कि हमने 15 अधिकारियों के खिलाफ एनओसी दे दी, लेकिन अगर वो विभाग में काम कर रहे हैं, मतलब घोटाला हुआ है ये सब मान रहे हैं, पर 1-1.25 साल 1.5 साल बाद भी हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कोई इनिशियली तो एंगेज है या इनिशियली इन्वॉल्व है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा मैं एक और महत्वपूर्ण चीज जानना चाहता हूं कि जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है और जांचों का नतीजा क्या हो रहा है? अभी अब से कुछ दिनों पहले ही भूपेश बघेल जी को सेक्स सीडी कांड से बरी कर दिया कोर्ट ने। तो जांचों का भरोसा नहीं है, क्योंकि कहे आरोप कुछ लगते हैं और अदालत में जाकर के पता चलता है कि कुछ लब्बो लुआब था ही नहीं, कोई तथ्य थे ही नहीं, और वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इस जांच के नतीजे तक पहुंच पाने में अभी बहुत वक्त है क्या? निश्चित तौर पर काफ़ी वक्त लगेगा। जैसा कि आपने कहा कि जांच सौंप दी गई है, सरकार ने एनओसी दे दी है जांच एजेंसी को कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं, तो पूछताछ शुरू हुई है। अभी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। सरकार चाहती तो दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन तमाम अधिकारियों को जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं और जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई के लिए ईओडब्ल्यू को एनओसी दी है, उनको सबको उनके मूल कार्य से पृथक कर दिया जाना चाहिए था। यदि वो निलंबित नहीं कर सकते, यदि नियम कानून आड़े आ रहे हैं, तो कम से कम उनके मूल कार्य से उनको पृथक किया जा सकता है। ये सरकार के पास अधिकार होता है, लेकिन सरकार ने अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया है। जो गड़बड़ियाँ हुई है उसके तथ्य सरकार के सामने संज्ञान में है कि सरकार ने ये मान लिया कि इसमें गड़बड़ी हुई, तभी मामला जांच ईओडब्ल्यू को सौंपा गया है। यदि सरकार ने ये मान लिया है कि इसमें घोटाला हुआ, इसमें गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे अधिकारियों को उनके मूल कार्य से पृथक कर दिया जाना चाहिए था, ताकि वो आगे इस तरह की कोई गड़बड़ी, फिलहाल जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है, इसके चालान पेश नहीं हो जाते, तब तक वो और कोई दूसरी गड़बड़ी ना करनी इसको। तो ये एक रास्ता हो सकता था, लेकिन सरकार ने उस रास्ते को दरकिनार किया है। जहाँ तक सवाल जांच का है, तो जांच में सरकार को वो सारे तथ्य उन्हीं दस्तावेजों से मिलेंगे जिन दस्तावेजों को लेकर के जांच शुरू की गई है, जिन दस्तावेजों के आधार पर यह आरोप लगा है। और जांच ईओडब्ल्यू पुख्ता करेगी, ये इंश्योर करना भी सत्ता पक्ष का काम है और विपक्ष को उसकी निगरानी करनी होगी। जिस तरीके से पिछले मामले में जांच में जिस मामले के जिक्र किया, जांच यदि ठीक से हुई होती, यदि जांच एजेंसी के पास तथ्य होते, तो वो नतीजे नहीं आते कोर्ट से। कोर्ट तक ले जाना अलग बात है, कोर्ट से सजा दिला लेना दूसरी बात होती है। जहां गड़बड़ियां सामने आ रही है, मैं इस बात को सीजीएमएससी घोटाले की ओर फोकस करना चाहूंगा कि इसमें जिस तरीके से तथ्य सामने आए हैं, सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि गड़बड़ी हुई है। और जब उसकी जांच के लिए विभागीय कमेटी बनाई गई थी, तो उन्हीं लोगों को जांच कमेटी में शामिल कर लिया गया जिनके ऊपर आरोप थे। तो ये भी देखने वाली बात है कि विभाग के सचिव के पास इतना ज्ञान नहीं था क्या कि ऐसे लोगों को जो उस समय वहां पदस्थ रहे हैं उनको जांच कमेटी से अलग रखा जाए। तो उन्होंने अपने बचाव का रास्ता ढूंढा, उन्होंने सरकार को गुमराह किया, गलत जांच रिपोर्ट दी, उसके आधार पर सरकार विधानसभा में फंस गई। और जब मामला सत्ता पक्ष के लोगों ने ही उजागर किया, तो सरकार को फिर ईओडब्ल्यू को जांच को सौंपना पड़ा। जहां तक अजय चंद्राकर की बात है, उनके आज के सारे सवाल से ही प्रतिध्वनित हो रहा था कि वो उस सप्लायर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने पहली कार्रवाई की है। यह ऐसा प्रतिध्वनित हो रहा था। उन्होंने ऐसा कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जो आशय निकाला जा सकता था, जो समझ में आ रहा था, वो इसी तरह से प्रतिध्वनित हो रहा था। देखना ये है कि ये जो पूरा नेक्सस काम कर रहा था, उस पर पूरे के पूरे सारे के सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। कोई अफसर बच जाए, कोई ठेकेदार बच जाए, कोई पर्दे के पीछे जो काम कर रहा था वो बच जाए। तो ये तो जांच एजेंसी को निर्धारित करना पड़ेगा कि कोई इस घोटाले में जो शामिल था उसमें से कोई न बच पाए। और ये सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए कि यदि इस तरह के मामले में गड़बड़ी हो रही है, इतना बड़ा मामला है, तो कोई बचे ना। जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा कि फांसी पर तो टांग नहीं देते, तो ये इस तरह का जो कमेंट है ये दिखाता है कि ये झल्लाहट है, ये खिसियाहट है। इस तरह के कमेंट से बचना चाहिए। मंत्री जी को सदन में संयमित होकर के जवाब देना चाहिए। हालांकि उन्होंने जो बात कही है वो तथ्यों के आधार पर सही है। सरकार के पास
किसी को फांसी देने का अधिकार नहीं है, ना लेकिन वो मंत्री पूछी किसी नहीं को थी फांसी किसी पर ने। टांग सकता है। लेकिन किसी जांच ने कराई पूछी जा नहीं थी, रही बस है, कार्रवाई जांच का होगी। पूछा था। और वो जिस तरह से जी। बयान दे रहे थे तो लग रहा था कि प्रेशर तो है, जी, जी। और प्रेशर होगा भी, क्योंकि प्रेशर इसलिए होना जरूरी है कि 385 करोड़ बहुत होता है, निश्चित तौर 380 पर। करोड़ आम जनता का, और उस 380 करोड़ के पैसे से घोटाला हुआ ये सरकार मानती है। नहीं, 380-85 करोड़ का मामला नहीं है बिलाल जी। ये 1000 करोड़ के ऊपर का टोटल अगर जांच का हो जाए। मामला नहीं है ये। हाँ। 380-85 करोड़ का मामला वो है जो अभी जांच में सौंपा जा चुका है। 380-85 करोड़ तो का 1000 एक करोड़ अगर जो छत्तीसगढ़ की जांच के जनता लिए के EOW को दिया गया है। ठीक लुट CGMSC गए हैं, घोटाला तो ये बहुत बड़ा मामला है। और बड़ी चीज ये जो आप बार बार कह रहे हैं, वो जायसवाल जी बहुत सही बात कह रहे हैं, बहुत बड़ा मामला है। और कि इस पूरे सप्लायर मामले के ऊपर कार्रवाई हो गई है, पता है कि घोटाला हुआ है, पता है कि जो लोग जांच में थे वो घोटालेबाजों से मिले हुए थे, ये सारे तथ्य हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो जांच के लोग थे या जो विभाग के अधिकारी हैं वो अभी अपना काम कर रहे हैं, ये भी उससे बड़ा तथ्य है। और ये समझ में नहीं आता कि जब सप्लायर के ऊपर कार्रवाई कर ली, तो सप्लायर ने जिसको सप्लाई किया, भाई रिश्वत लेकर के, पैसे देकर के, गलत तरीके से आपने सप्लाई किया, तो जिसको किया उसको भी उठाइए कि भाई तुमने, जब इसने पैसे दिए हैं तो कहीं तो गए होंगे, घोटाला हुआ एक तरफ। ऐसा तो नहीं है कि ठेकेदार और सप्लायर कर लेगा। तो अधिकारियों की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हो रही है। बिना डिमांड जनरेट हुए CGMSC और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने ऑर्डर कर दिया इतनी बड़ी खरीदी का। यदि जिलों से डिमांड आए, जो CHC हैं, PHC हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहां से यदि डिमांड आए और उसके बाद ये खरीदी हो, तब तो कोई बात नहीं थी। लेकिन बिना डिमांड आए यदि आपने इतनी बड़ी खरीदी की है तो निश्चित तौर पर उसमें घोटाला है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कई अस्पताल ऐसे हैं, बिल्कुल समय खत्म हो रहा है, जा रही थी कि सरकार की जनता हाँ, छत्तीसगढ़ में कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर एक एक स्ट्रेचर और पलंग के लिए भी अभी सोचना पड़ता है। डिमांड जाती तो एक एक 2-2 महीने बाद वहां पर वो चीजें मिलती हैं। और यहां बिना किसी डिमांड के ही, बिना किसी जरूरत के ही 380 करोड़ का तो ये सीधा सीधा मामला, खरीदी का तो टोटल 1000 करोड़ से ऊपर का, जिस तरह से जायसवाल जी बता रहे हैं, वो खरीदी कर ली जाती है। तो घोटाला तो हुआ है, पर उसमें अधिकारियों की भूमिका अभी तक तय नहीं हो पा रही। 1.25 साल हो गया, सोचिए, 1.25 साल के आसपास हो गया, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अधिकारी कहां इन्वॉल्व थे। सप्लायर इन्वॉल्व था, पता है, घोटाला हुआ है, पता है, बिना अनुमति के, बिना जरूरत के, बिना प्रावधान के खरीदी हुई है, पता है। पर हमारे अधिकारी कितने मासूम थे, सोचिए, कि उनके खिलाफ कोई सबूत हमारी जांच एजेंसियों को और सरकार को नहीं मिल पा रहा। बहुत शुक्रिया करूंगा धनंजय ठाकुर साहब, श्रीचंद सुंदरानी जी और धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।